नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों आईटीआर का सीजन चल रहा है, काफ़ी आईटीआर फाइल हो चुके हैं और 31 जुलाई तक ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो आईटीआर फाइल हम कर रहे हैं उसमें गलतियाँ ना हों, क्योंकि यहाँ पर जो गलती हुई तो आपको मिल सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस, जिससे आपकी सरदर्दी बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जिनको अक्सर लोग कर बैठते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल और अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ हम 1 बाय 1 समझेंगे कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर लोग आईटीआर के फॉर्म्स में कर बैठते हैं। देखिए, अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने को रजिस्टर कराया हुआ है या आप रजिस्टर कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट आपके उसमें इंक्लूड होने चाहिए। आईएफएससी कोड, टैक्स चालान पेड, यानी कि जो टैक्स आप पेड करते हैं तो वो कई बार लोग गलत हेड में पेड कर देते हैं, जिसकी वजह से आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे उनको दिक्कत आती है, उनका टैक्स शो नहीं करता है वहाँ पे। और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कई बार वो अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करा लेते हैं, तो उसको भी यहाँ पर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये डिटेल्स अपडेट होती हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। एक तो रिफंड आपका रुक जाता है, हो सकता है नोटिस भी भेज दे आपको डिपार्टमेंट। तो ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप एक बार श्योर कर लीजिए कि सारी चीज़ें आपकी ठीक है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट आईटीआर फॉर्म। यहाँ पर किस केस में आपको कौन सा आईटीआर चूज करना है, इसके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो मेरी जो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है, तो वहां से आप जाकर इस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस केस में कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है। क्योंकि यहाँ पर गलत आईटीआर फॉर्म चूज आपको नहीं करना है, आप सही आईटीआर फॉर्म चूज करके चलें। आप वीडियो देख के इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे चूज टैक्स रिजीम अकॉर्डिंगली, यानी कि ओल्ड और न्यू। यहाँ पे हमारे पास इस साल ओल्ड और न्यू दो टैक्स स्लैब हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो भी आपके लिए सुटेबल हो, आपको डिडक्शंस क्लेम करनी है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करेंगे, और अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले अपनी प्रिपरेशन करिए, उसके बाद आप अपना रिजीम चेक कीजिए कौन से रिजीम में आपको बेनिफिट है, और उसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल करें। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ड्यू डेट। जो आईटीआर की ड्यू डेट है दोस्तों वो 31 जुलाई 2024 है फिलहाल, अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। कई बार डिपार्टमेंट ड्यू डेट को आगे भी एक्सटेंड कर देता है, लेकिन अब ये एक्सटेंड मोस्टली अब नहीं होती हैं। तो आप डेट का विशेष ध्यान रखें, 31 जुलाई आपके लिए आईटीआर की ड्यू डेट है। और यहाँ पर ओल्ड और न्यू फॉर्म जो चूज करना है आपने, तो उसके लिए भी आप 31 जुलाई तक ही चूज कर सकते हो। उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट न्यू में आ जाएंगे, न्यू रिजीम में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर फेलियर टू इंक्लूड सर्टेन इनकम। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर उनको इंटरेस्ट जो एफडीआर पर मिली है, या फिर डिविडेंड, जो डिविडेंड उनको शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है जिसके ऊपर डिविडेंड आता है, तो वो डिविडेंड की इनकम। और यहाँ पर एक टाइप यहाँ पर मैं दूंगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, डिपेंडेंट चाइल्ड और स्पाउस एज पर सेक्शन 64(1)(a। इनकम टैक्स में सेक्शन 64(1)(a कहता है कि अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट चाइल्ड, स्पाउस या पेरेंट्स, इनके लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और उससे इनकम अर्न हो रही है, तो वो इनकम उस पर्सन की इनकम में मान ली जाएगी जो अर्न कर रहा है, जिसके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है। तो ये सेक्शन, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, उनकी इनकम अर्निंग पर्सन के टैक्स में जोड़ दी जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। प्रीवियस जॉब दोस्तों, कई बार लोग गलती कर देते हैं कि अभी करंट में जो वर्किंग चल रही है उसका तो इनकम शो करा दिया, लेकिन लास्ट जॉब का यहाँ पर डिटेल्स डालना लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और डिविडेंड इनकम पहले अपनी जो है एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन अब डिविडेंड इनकम प्रॉपर टैक्सेबल है नॉर्मल टैक्स रेट से। डिविडेंड इनकम को भी आप अपनी इनकम में शामिल कीजिए और उसको ऐड करके आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। लोगों को लगता है कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो मिली है उस पर 10,000 रुपये तक की तो इनकम वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो इस इनकम को हम शो क्यों कराएं। लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है इनकम को शो कराने का। इनकम को शो कराने का प्रॉपर वे है कि आप पहले उस इनकम को शो कराइए, उसके बाद आप उसका डिडक्शन क्लेम कीजिए अंडर सेक्शन 80 TTA। लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, इनकम को शो नहीं कराते क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, ये सोच के उसको इनकम को शो नहीं कराते, फिर उनके पास नोटिस मिलते हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी AIAS में रिपोर्ट होती है, बैंक की तरफ से भी, और जो आपकी म्यूचुअल फंड आपने लिए हुए हैं तो उसकी कंपनी की तरफ से भी आपकी सारी डिटेल्स आपकी AIAS में शो होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन रिपोर्टिंग ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम।
दोस्तों पीपीएफ इंटरेस्ट, जो पीपीएफ आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ये बात क्लियर है, वो एग्जेम्प्ट होता है। और एग्रीकल्चर इनकम, इसके अलग अलग स्लैब्स हैं, स्लैब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन ये रिपोर्ट करना आईटीआर में कंपलसरी है, लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। आप एग्जेम्प्ट इनकम को उसके अकॉर्डिंग आप आईटीआर में शो कर सकते हो, उसके बाद क्योंकि उस पर टैक्स तो लगना नहीं, उसको शो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कि स्कूल फीस, जो स्कूल फीस बच्चों की पे की जाती है, तो लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि फुल स्कूल फीस का डिडक्शन मिल जाता है, फुल स्कूल फीस एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली ट्यूशन फीस एग्जेम्प्ट होती है। स्कूल फीस में कई सारे अदर चार्जेस भी उसमें इंक्लूड होते हैं, तो वो सब इंक्लूड ना करके ओनली ट्यूशन फीस को ही यहाँ पर एटीसी में डिडक्शन मिलती है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी एटीसी में और भी कई सारी चीजें आती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट आती है शेयर्स में, और यहाँ पर एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, वो भी ओल्ड टैक्स स्लैब में, न्यू टैक्स स्लैब में ये नहीं मिलती है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर आप गलती ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों ई वेरीफाई विद इन 30 डेज। दोस्तों पहले ये ई वेरीफाई करने का टाइम जो होता था वो 120 डेज होता था, लेकिन ये इसको रिड्यूस करके 30 डेज पर रोक दिया गया। तो ई वेरीफाई जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, जब आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं, तो उसको ई वेरीफाई करने के लिए आपको अब 30 दिन ही मिलेंगे, 30 दिन से ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको 30 दिन तक अगर आप 30 दिन में वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका ये रिटर्न आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आप रिटर्न फाइल करते वक्त ही आपको ई वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो विद इन 30 डेज आप इसको ई वेरीफाई कर दीजिए, ताकि आपका आईटीआर प्रॉपर फाइल हो सके। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप खुद से अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो अपना आईटीआर आप केयरफुली फाइल करें, सारी कैलकुलेशन आप बिल्कुल ठीक से करें, और साथ साथ 26 AS, AIS और TIS को मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर होती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दी गई हैं, और आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। और आप अपना आईटीआर प्रोफेशनल्स के साथ भरवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं।